नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय दिल्ली में मौजूद विधायक रवि राणा ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो क्लिप वायरल करते हुए कहा कि अमरावती में मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंके जाने के मामले में उन्हें और उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा को जबरन फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर लगातार पुलिस और प्रशासन पर दबाव डाल रही हैं और राज्य सरकार द्वारा बदले की भावना से काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद उन्हें और सांसद नवनीत राणा को इस मामले में फंसाने के लिए बुरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं। विधायक राणा के मुताबिक उन्हें इस मामले में फरार बताया जा रहा है, जबकि वे कहीं पर भागे अथवा छिपे हुए नहीं हैं, बल्कि पहले दिन से सबको साफ तौर पर बता रहे हैं कि वे इस समय दिल्ली में हैं और जरूरत पड़ने पर कभी भी अमरावती पहुंच सकते हैं। इसके बावजूद यदि राज्य सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने की बहुत अधिक जल्दबाजी है तो सरकार को चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस को दिल्ली भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया जाए। वहीं आज जिले की सांसद नवनीत राणा ने जिला रास्ता सुरक्षा संसदीय क्षेत्र समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया के साथ संवाद साधते हुए कहा कि 2 दिन पूर्व रविवार को पुलिस हिरासत में रहने के दौरान युवा स्वाभिमान पार्टी के 4 पदाधिकारियों ने जज के सामने खड़े रहकर शिकायत की थी कि पीसीआर के नाम पर उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। इसके बाद जज के निर्देश पर उन चारों को मेडिकल टेस्ट हेतु इरविन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर नियमानुसार डॉक्टरों को निष्पक्षता के साथ मेडिकल टेस्ट करने देना चाहिए था, लेकिन मेडिकल टेस्ट के समय भी पुलिस वहाँ पूरे समय मौजूद थी और डॉक्टरों पर मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट नील देने को लेकर दबाव बनाया गया। आणि मेडिकल करताना सुद्धा जेव्हा आम्ही कंप्लेंट केली की या लोकांना खूप मारझोड झालेली आहे, पोलीस डिपार्टमेंट स्वतः उभी राहून त्या डॉक्टरांशी बोलली आणि मग त्यांचा मेडिकल केला, तर मला वाटतं कुठे ना कुठे अनफेअर मेडिकलही सुद्धा झालेला आहे। आम्ही प्रयत्न करत आहे जे निर्दोष लोक आहेत ज्यांना याच्यामध्ये अडकवण्यात आलेलं आहे त्यांची बेल पहिले झाली पाहिजे आणि जसं आमची हे प्रेशरमध्येच आमच्या अमरावतीमध्ये जिल्ह्यामध्ये कायदा चाललेला आहे, कारण ज्यांची सत्ता आहे ते पूर्ण प्रेशरचा वापर ते करत आहे आणि प्रेशरच्या माध्यमातून सगळी गोष्टीचा हत्या संविधान आणि नियम आणि कायदे सगळ्यांचा हत्या आमच्या जिल्ह्यात होत आहे। इसके साथ ही जिला रास्ता सुरक्षा संसदीय समिति की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि जिले के अंजनगांव, दरियापुर, धारणी व अचलपुर की ओर जाने वाली सड़कों सहित अकोला मार्ग पर भी कई स्थानों पर सड़कें आवाजाही के लिहाज से बेहद खतरनाक है और कुछ मोड़ को बेहद अंधे मोड़ कहा जा सकता है, जहां पर इससे पहले कई बार सड़क हादसे घटित होकर लोगों की जानें गई हैं। ऐसे में इस समिति की बैठक के दौरान जिले के अपघात प्रवण स्थल यानी ब्लैक स्पॉट की समीक्षा की गई और ऐसे स्थानों पर सड़कों को सुगम करने के बारे में विचार किया गया। ब्लॅक स्पॉट्स होते, अंजनगावचे, दर्यापूरचे काही होते, अचलपूरचे काही होते, पांढरीचा एक रस्ता होता, मॅक्सिमम धारणी अचलपूर चिखलदरा असे जे शार्प पॉईंट्स आहे आणि मेजरली जे सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेमॅटिक ब्लॅक स्पॉट झालेला आमच्या अमरावतीमध्ये ते अकोल्याला जाणारा जो मार्ग आहे त्याचं काम सुरू आहे, म्हणून सगळी ट्रॅफिकची डायव्हर्शन झाली आहे ते दर्यापूर अकोला मार्ग झाली आहे। तर महिन्याचे कमीत कमी तिथे 5-7 असे ॲक्सिडेंट होतात जिथे मॅक्सिमम 99% लोकांचे डेथ्स होतात। तर मला वाटतं या सगळी गोष्टी आम्ही मागेही डिस्कशन केल्या, त्याच्यामध्ये काही हद्दीत त्यांनी ते काम केले आणि काहीचे पाठपुरावा सुद्धा त्यांनी केले नाही, तर त्याच्यामध्ये आपण पूर्ण माहिती घेतली आणि त्याच्यामध्ये शहरामध्ये महानगर कॉर्पोरेशनच्या अंडरमध्ये जिब्रा क्रॉसिंग जे आहे पूर्ण चौकात ते झाली पाहिजे आणि 2 ठिकाणी आम्ही शाळेची आहे हॉली क्रॉस आणि अजून एक शाळेची ठिकाणी तिथे म्हटलेलं आहे, जसं आपण सिग्नल लावलं तर मुलं जे लहान मुलं असतात त्यांनी जर ते सिग्नलला प्रेस केला तर ऑटोमॅटिक ते ट्रॅफिक थांबते आणि मुलं ते क्रॉसिंग करू शकतात शाळेचे। ते असे 2 पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आपण ते मीटिंगमध्ये प्रपोज केले आहे। बीते सप्ताह मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद व गिरफ्तार किए गए महेश मूलचंदानी, संदीप गुल्हाने, अजय बोबड़े व सूरज मिश्रा, इन चारों को आज स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी जे.जी. वाघ की अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया। चारों आरोपियों को आज 15 फरवरी को एक बार फिर अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहाँ पर अभियोजन पक्ष और राजापेट पुलिस ने आरोपियों को और 2 दिन तक पीसीआर दिए जाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने अब पीसीआर की अवधि को आगे नहीं बढ़ाने के संदर्भ में अपनी दलील दी। दोनों पक्षों के युक्तिवाद को सुनने के बाद अदालत ने चारों को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया और चारों आरोपी न्यायिक हिरासत के लिए सेंट्रल जेल रवाना कर दिए गए। आज 4ही आरोपींना जे या शाईफेक प्रकरणामध्ये आहेत त्यांना पोलिसांनी माननीय न्यायालयासमक्ष उपस्थित केलं होतं आणि पोलिसांनी 2 दिवसाच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती। त्यानंतर पोलिसांच्या वतीने तपासी अधिकारी श्री API राऊत साहेब यांनी 2 दिवसाच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली
आणि सरकारी वकील साहेबांनीही 2 दिवसाची पोलीस कोठडी द्यावी आणि का द्यावी त्याची कारणं सांगितली. बचाव पक्षाच्या वतीने म्हणजे चारही आरोपींच्या वतीने मी ॲडव्होकेट दीप मिश्रा आणि ॲडव्होकेट प्रशांत देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला आणि का देण्यात येऊ नये त्यांची आम्ही कारणं सांगितली आणि दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर माननीय न्यायालयाने आदेश पारित केला आणि पोलिसांची जी पोलीस कोठडीची मागणी होती किंवा विनंती होती ती त्यांनी खारिज केली आणि चारही आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत पाठवून दिलं. इस मामले में गिरफ्तार 5वें आरोपी विनोद येवतीकर को विगत शनिवार ही पीसीआर से निकालकर एमसीआर के तहत अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया था. पश्चात कल 14 फरवरी को बचाव पक्ष की ओर से विनोद येवतीकर को जमानत मिलने हेतु अदालत में आवेदन पेश किया गया, जिस पर अदालत ने पुलिस से उसका पक्ष जानना चाहा, लेकिन आज हुई सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से इसे लेकर अपना स्टे दाखिल नहीं किया गया. ऐसे में विनोद येवतीकर की जमानत का मामला आज अनिर्णित रह गया. विगत कुछ दिनों से राजापेट रेलवे ओवरब्रिज लगातार राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है. इसके तहत जहां खुद को शिव प्रेमी बताते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता व पदाधिकारी इस ओवरब्रिज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की जिद लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. इसके तहत आगामी 19 फरवरी को पड़ रही शिव जयंती को ध्यान में रखते हुए अब राजापेट रेलवे उड़ान पुल के ऊपर पूरा समय पुलिस का एक पथक तैनात कर दिया गया है. साथ ही उड़ान पुल से जुड़े सभी रास्तों पर भी पुलिस द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है. विशेष तौर पर रात के समय गश्त और मुस्तैदी को बढ़ा दिया गया है. विगत 1 माह के दौरान शहर में हुई आपराधिक गतिविधियों को लेकर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आज अपने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक ली और जानकारी हासिल करने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए. साथ ही आगामी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर शहर के प्रमुख स्थानों पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाने को लेकर भी इस बैठक के दौरान आवश्यक विचार विमर्श किया गया. राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर के मुंबई स्थित सिद्धगढ़ नामक सरकारी आवास पर वारली चित्र से दीवारें सजाई गई हैं. ये वारली चित्र किसी व्यवसायिक कलाकार के जरिए नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्रों से आई ग्रामीण महिलाओं द्वारा सजाई गई हैं. महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से महिलाओं को यह अवसर उपलब्ध कराया गया. महिलाओं के इस कौशल्य तथा उनके द्वारा निकाले गए वारली चित्रों को लेकर महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर बेहद अभिभूत दिखाई दी और उन्होंने महिलाओं के इस कलागुण की सराहना भी. साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की इस कला को सरकार के माध्यम से जहाँ तक संभव हो अवसर प्रदान किया जाएगा. आर्टिस्ट अँड ट्रस्ट जे वारली आर्ट प्रमोट करतात या मंडळीच्या सोबत आज या ठिकाणी वारली पेंटिंग्स माझ्या बंगल्यावर आपल्याला सगळ्यांना दिसतील. खरं वारली आर्ट प्रमोट झालं पाहिजे अजून आणि या सगळ्या आर्टिस्टला अजून एक्सपोजर मिळालं पाहिजे. याच्यासाठी एक छोटासा या ठिकाणी उपक्रम आम्ही इथे केलेला आहे. आमच्याकडे खेडोपाड्यातल्या महिला आहेत ज्या खूप शिकलेल्या आहेत किंवा अर्ध्या आड्यांनी पण त्यांना चित्रकला ही आवडत आहे. अशाच महिलांना एकत्र करून किंवा बचत गट किंवा अनेक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकत्र करून या महिलांची एक संस्था उभी करते. मला वारली पेंटिंगमध्ये आमच्या गावामध्ये प्रशिक्षण मिळाले. मॅडमने चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केले, त्यामुळे आम्ही वारली पेंटिंग शिकलो. आमची पेंटिंग चांगली असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला अंडा कस्टरमध्ये 15 दिवसाचे ट्रेनिंग दिलं. त्या ट्रेनिंगमध्ये आम्हाला चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केले. आगामी नवंबर माह से अमरावती के बेलोरा विमानतल से विमान सेवा शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं. इस संदर्भ में महाराष्ट्र चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष ललित गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर से मुलाकात की, जिन्होंने बेलोरा से नवंबर 2022 में विमान सेवा शुरू करने की बात कही है. दीपक कपूर के मुताबिक अमरावती में विमानतल विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 52 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें से पहले चरण में 6.5 करोड़ रुपए मिले हैं. इसके साथ ही विमानतल के लिए राज्य सरकार की ओर से 23 करोड़ रुपए मिलेंगे. ऐसे में विमानतल के विकास को लेकर निधि की जो समस्या थी वह जल्द दूर हो जाएगी और यहां से यात्री विमान सेवा आगामी नवंबर माह से शुरू हो जाएगी. महानगर पालिका चुनाव को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने के अंतिम दिन तक कुल 292 आपत्तियां दर्ज की गई, जिस पर आगामी 21 फरवरी को सुनवाई होगी तथा 2 मार्च को सुनवाई के पश्चात रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास प्रस्तुत किया जाएगा. यह जानकारी आज मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई. उन्होंने बताया कि आपत्तियां दर्ज करने वाले व्यक्तियों को संभवतः सांस्कृतिक भवन या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह में बुलाया जा सकता है, जहाँ पर कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए यह सुनवाई की जाएगी.
जवाहर गेट से थोड़ा आगे शनि मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर जैन किराना के ठीक सामने विनायक स्टील मार्ट के ऊपर विगत करीब 6-7 माह से SHDNL बैंक सी नामक बैंक ने काम करना शुरू किया था, जिसके द्वारा क्षेत्र के कई छोटे बड़े व्यापारियों के डेली कलेक्शन अकाउंट खोलने के साथ ही उनसे फिक्स डिपॉजिट भी जमा करने का काम शुरू किया गया था। करीब 5-6 माह तक अपना कामकाज करने के बाद विगत माह अचानक ही इस बैंक का कार्यालय शहर से बाहर स्थित ड्रीम्सलैंड व्यापारिक संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया और इससे संबंधित नोटिस जवाहर गेट परिसर स्थित कार्यालय पर लगा दी गई। ऐसे में जब इस परिसर के खाता धारक अपने पैसे प्राप्त करने हेतु और बैंकिंग संबंधी व्यवहार करने हेतु बैंक के नए पते पर पहुंचे तो वहां पर बैंक का बोर्ड तो दिखाई दिया, लेकिन कार्यालय पर ताला लटका हुआ था और वहां मौजूद व्यक्ति ने उन्हें वापस पुराने कार्यालय पर ही जाने के लिए कहा। ऐसे में देखते ही देखते बैंक के बंद हो जाने या बैंक वालों के भाग जाने की चर्चा पूरे परिसर में फैल गई और निवेशकों में हड़कंप व्याप्त हो गया। बैंकासी करके जो बैंक हमारे यहाँ शेड्यूल बैंक चालू हुई थी, SHDNL बैंक, ये जो चालू हुई थी इसका इन्होंने एक तृप्ति रोडकर करके मैडम है जिन्होंने मेरे से अकाउंट खोलने लगाए थे डेली वेजेस पे, और डेली वेजेस पे अकाउंट खोलने बाद में इन्होंने आज तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए और ये 10 से 15 दिन होने के बाद में इन्होंने अभी तक के कोई समाचार लिए नहीं और जो पेमेंट जमा है इनके पास में वो पेमेंट जब इनको मंगा गया तो इन्होंने इधर आना ही बंद कर दिया। और जब मैं बैंक के अंदर जाके देखा तो बैंक भी बंद थी, ताले लगे हुए थे। यहाँ इंक्वायरी करा तो ये बोले ड्रीमलैंड में इनका बैंक है, तो ड्रीमलैंड जाके आया तो ड्रीमलैंड के बैंक को भी ताले लगे। वहाँ पे भी इंक्वायरी करा, आजू बाजू पूछताछ करा, तो पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि ये बैंक भी महीने से बंद है, कभी आते कभी नहीं आते। खास बात यह है कि इस बैंक द्वारा अपने पुराने कार्यालय पर एक नोटिस चिपकाई गई है जिसमें किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने हेतु 6 लोगों के नाम व मोबाइल नंबर दिए गए। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि इसमें से 4 लोगों के नंबर स्विच ऑफ यानी बंद है। वहीं अजिंक्य साबले व तृप्ति रोडकर नामक 2 लोगों से आज मंडल न्यूज की बात हुई तो इन दोनों ने बताया कि वे करीब 1.5-2 माह पहले इस बैंक का काम छोड़ चुके हैं और उनका इस बैंक से कोई लेना देना नहीं है। जमाते इस्लामी हिंद की अमरावती शाखा द्वारा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम जिलाधीश पवनीत कौर के जरिए भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुपरमार्केट व वॉक इन स्टोर में वाइन बिक्री करने का जो निर्णय लिया गया है वह एक तरह से समाज विघातक फैसला है, क्योंकि वाइन पूरी तरह से शराब का ही एक प्रकार है जिसमें मद्यार्क यानी अल्कोहल की मात्रा होती है। अतः सरकार द्वारा आम जनता की भावनाओं को देखते हुए वाइन बिक्री के संदर्भ में लिए गए फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। करीब 1 माह पहले राजस्थान से निकलकर अमरावती जिले की सीमा से होते हुए आगे बढ़ रहे 58 ऊँटों के काफिले को यह कहते हुए रोक दिया गया था कि इन ऊँटों को कटाई के लिए तस्करी करते हुए हैदराबाद ले जाया जा रहा है। पश्चात एक प्राणी मित्र संगठन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन ऊँटों को जब्त करते हुए अमरावती स्थित गोरक्षण संस्था के सुपुर्द किया था, जहाँ पर इन ऊँटों को करीब 1 माह तक रखा गया था। वहीं इस दौरान ऊँट पालन का व्यवसाय करने वाले रबारियों द्वारा इन ऊँटों को वापस पाने हेतु अदालत की शरण ली गई। पश्चात चांदू रेलवे की तहसील कोर्ट में दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद रबारियों को उनके ऊँट वापस देने का आदेश जारी किया गया और शनिवार को इन सभी ऊँटों को करीब 1 माह बाद दस्तूरनगर परिसर स्थित गोरक्षण संस्था परिसर से बाहर निकाला गया। लेकिन अभी 58 ऊँटों का यह काफिला बड़ी मुश्किल आधा किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक ऊँट चक्कर खाकर गिर गया। ऐसे में रबारियों ने तुरंत इस ऊँट को बेहोशी से बाहर लाने का प्रयास किया और पशु चिकित्सक को बुलाकर इस ऊँट को सलाइन भी लगाई गई, जिसके बाद इस ऊँट की स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी और वो जैसे तैसे उठकर खड़ा हुआ। लेकिन एक बार फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर यह ऊँट दोबारा गश खाकर गिर गया और इस बार जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इसे लेकर ऊँट पालकों द्वारा प्राणी मित्र संगठनों के खिलाफ रोष प्रकट किया गया है। साथ ही इसे अपने ऊँटों के खिलाफ क्रूरता करार दिया गया है। जिलाधीश पवनीत कौर ने आज जानकारी दी कि सांस्कृतिक व कला क्षेत्र के संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के विविध कलाकारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार के पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा लिया गया है। ऐसे में सभी कलाकार आवेदन कर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इस समय बांग्लादेश के ऊपर बहने वाली चक्रवाती हवाओं के प्रभाव की वजह से विदर्भ में कुछ स्थानों पर कल बुधवार को हल्के व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। ऐसे में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि भी हो सकती है। इस आशय का अनुमान स्थानीय कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा व्यक्त किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कल से 20 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। विगत कुछ दिनों से कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक सुस्त हो चली है और रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या में काफी गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 13 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 445 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 160 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 285 मरीजों का समावेश है। इसमें से 18 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 149 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 278 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान जिले में एक संक्रमित की मौत हुई और 66 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 493 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 2.64% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.05% के स्तर पर है।
आज समूचे संभाग में कुल 178 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 52, यवतमाल के 17, बुल्ढाना के 72 तथा वाशिम के 24 मरीजों का समावेश है। साथ ही राहत वाली बात यह भी रही कि इस दौरान संभाग में 238 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 21, यवतमाल के 58, बुल्ढाना के 52 व वाशिम के 41 व्यक्तियों का समावेश है। आज संभाग के अकोला जिले में भी एक व्यक्ति की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में आज स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर तथा कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। अमरावती के जायसवाल युवा संगठन तथा परतवाड़ा के जायसवाल कलाल समाज संगठन के संयुक्त तत्वाधान में वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर परतवाड़ा के जयस्तंभ चौक परिसर स्थित होटल सूर्य कमल में मातृ पितृ पूजन समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर 25 बुजुर्गों का पूजन कर उनका भावभीना सत्कार किया गया। प्रभाग क्रमांक 17 गढ़ग्रेश्वर स्थित वल्लभ नगर में आज स्थायी समिति सभापति सचिन रासने द्वारा विकास कामों के लिए निधि उपलब्ध कराते हुए विकास कामों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विकास कामों का भूमि पूजन भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के हाथों किया गया। स्थानीय सौदागरपुरा परिसर में रहने वाला मोहम्मद फाजिल मोहम्मद फारूक नामक 13 वर्षीय बच्चा गत रोज दोपहर के समय अपने 3 दोस्तों के साथ हमेशा की तरह किराए की साइकिल लेकर परिसर में सैर सपाटा करने निकला और लालखड़ी परिसर के पास एक गड्ढे में जमा पानी के निकट जाकर मोबाइल पर सेल्फी और वीडियो निकालने के चक्कर में उसी गड्ढे में जाकर गिर गया, जहाँ पर पानी में डूब जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस मामले की सूचना मोहम्मद फाजिल के साथ गए बच्चों के जरिए बीती रात ही संबंधित परिवार एवं पुलिस को मिल गई थी, लेकिन रात के समय अंधेरा काफी घना रहने के चलते मोहम्मद फाजिल का कहीं कोई पता नहीं चला। ऐसे में आज सुबह खोजबीन शुरू की गई और छोटे बच्चों की निशानदेही पर गड्ढे के पास खड़ी मोहम्मद फाजिल की साइकिल बरामद की गई। साथ ही पानी के गड्ढे में गोताखोर उतारते हुए मोहम्मद फाजिल के शव को बाहर निकाला गया। स्थानीय सरोज चौक परिसर में बीती रात 10 से 10:30 बजे के आसपास होटल कन्हैया में खाना खाने हेतु गए 5 लोगों ने अकस्मात किसी बात को लेकर नाराज होते हुए होटल के मैनेजर व वेटर के साथ मारपीट करनी शुरू की और होटल में जमकर तोड़फोड़ भी की। करीब 15 से 20 मिनट तक इस होटल में हंगामा व उत्पात मचाने के बाद 5 आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को भेज दी और पंचनामा करते हुए आरोपियों की तलाश करनी शुरू की, जिसके बाद आज दोपहर कोतवाली पुलिस के डीबी स्क्वाड ने इस हमले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अकोला के काला चबूतरा परिसर स्थित एक घर में सोमवार की रात अचानक आग लग गई। इस आग में 65 वर्षीय इकबाल हुसैन गुलाम हुसैन नामक वृद्ध की मौत हो गई। अकोला के कोतवाली थाना पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। विगत 13 फरवरी की रात नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बिस्मिल्लाह नगर परिसर में रहने वाले अजमत खान हसन खान नामक व्यक्ति को 4 लोगों ने पुराने विवाद के चलते सीने व गर्दन पर धारदार चाकू से गहरे वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। पश्चात पुलिस ने इस मामले में शेख शाहरुख, शेख निसार, रिजवान उर्फ मंत्री तथा तौसीफ नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने इन तीनों आरोपियों को अगले 4 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। आष्टी तहसील के गुणवंत कटारे नामक व्यक्ति जाफरजीन प्लाट के खुले मैदान में अपना बोलेरो पिकअप वाहन खड़ा करते हुए लोहे के टिन खरीदने हेतु गए। जब आधा घंटे बाद वे वापस लौटे तो उनका पिकअप वाहन अज्ञात चोर चुरा कर ले जा चुका था। शिकायत मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। शहर में अज्ञात चोरों ने एक ही रात के दौरान 3 जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के साहिल लॉन परिसर में चल रहे विवाह समारोह में 1,09,000 रुपए कीमत के गिफ्ट आइटम पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर में चोरों ने करीब 6,000 रुपए के गहने चुराए। इसी तरह बीएमवी रोड परिसर स्थित महात्मा अस्पताल से चोरों ने 18,600 रुपए कीमत का माल चुरा लिया। तीनों मामलों की पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। वेंकैयापुरा परिसर निवासी ऋषिकेश मोडक नामक आरोपी को 2 वर्ष के लिए शहर से तड़ीपार किया गया था, लेकिन ऋषिकेश ने किसी भी तरह से अनुमति न लेते हुए शहर में प्रवेश कर इस कानून को तोड़ा। ऐसे में फ्रेजरपुरा थाना पुलिस ने हनुमान मंदिर के पास खड़े ऋषिकेश को तुरंत धर दबोचा और उसके खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक टाइगर प्रोजेक्ट के इग्लू बंगले में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। शिकायत मिलने पर गाड़गनगर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जिलाधीश कार्यालय प्रांगण में भीम ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने कोविड को लेकर जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के आंदोलन किया। ऐसे में गाड़गनगर पुलिस ने 40 से 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।